बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉलर डेफिसिट किस तरह से पैदा होता है, आज डॉलर डेफिसिट की तमाम वजूहात पे बात की जाएगी और इनको किस तरह से हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नब्ज़े जहान। किसी भी तरह के रिसर्च बेस्ड मवाद को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अगली आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के मेन इश्यूज को देखते हुए हमने देखा था कि सबसे पहला और बड़ा इशू किसी भी मुल्क की मईशत को होता है वो डॉलर डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट की शक्ल में होता है। तो आज हम देखेंगे कि डॉलर डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट जो है वो किस तरह से किन किन वजूहात की बाइस पैदा होता है। पहले हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि डॉलर डेफिसिट की बुनियादी वजह क्या है। डॉलर डेफिसिट की बुनियादी वजह ये है कि जब किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स उसकी इंपोर्ट्स के मुकाबले में कम होने लग जाए, यानी किसी भी मुल्क की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में इस तरह से इम्बैलेंस पैदा हो कि उसकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएं और उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं, यानी उस मुल्क में से जाने वाले डॉलर जो है वो ज़्यादा हो और उस मुल्क में आने वाले डॉलर जो है वो कम हो। जैसे कि हमने उस दिन बात की थी कि हमने इंपोर्ट की कुछ चीज़ें यानी दरामद की कुछ चीज़ें $10 की। हमने कोई चीज़ मंगवाई किसी मुल्क से, जैसे हमने सऊदीया से मिसाल के तौर पे तेल मंगवाया, $10 का हमने तेल मंगवाया पाकिस्तान में और सऊदीया को हमने दिए $10। और फिर हमने एक्सपोर्ट की कोई चीज़ यानी बरामद की जिसमें हमने मिसाल के तौर पे तुर्की को हमने कपड़ा दिया और तुर्की ने बदले में हमें $2 दिए, यानी हमने $2 का कपड़ा तुर्की को भेजा। यानी हमारे मुल्क से जाने वाले पैसे जो है वो $10 हैं और आने वाले रकम जो है वो $2 है। जा ज़्यादा रहे हैं आ कम रहे हैं, जिसकी वजह से $8 का डिफरेंस है और वही डिफरेंस डॉलर डेफिसिट है। अब हमारे मुल्क में $8 की कमी है क्योंकि हमने अपने मुल्क में से $10 बाहर पे किए और बाहर से $2 हासिल किए, तो हमारे पास $8 का डॉलर डेफिसिट है। तो इस वीडियो में ये देखा जाएगा कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ये इम्बैलेंस किस तरह से पैदा होता है जो बाद में डॉलर डेफिसिट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके बाइस किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम होने लग जाती हैं और उसकी इंपोर्ट्स बढ़ने लग जाती हैं। तो बेसिकली ये वो तमाम वजूहात हैं जिसके बाइस किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम होने लगती है और उसकी इंपोर्ट बढ़ती जाती है, जिनमें से पहला है डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, दूसरा स्मगलिंग, तीसरा इनएबिलिटी टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स, चौथा रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, पांचवा लैक ऑफ कंपेटिटिव एज, छठा वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज, सातवां पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नंबर 8 लैक ऑफ रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी, नंबर 9 लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन एट डोमेस्टिक लेवल। इनकी डिटेल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले काज की अगर बात की जाए तो डिक्लाइन इन प्रोडक्शन कैसे और क्यों पैदा होता है, इसकी भी दो वजूहात है बेसिक, जिनमें से एक है हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी का मसला है, अगर पाकिस्तान की मिसाल ली जाए या किसी भी स्मॉल इकोनॉमी की मिसाल ली जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर मसला एनर्जी का होता है। वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होती है एनर्जी की, जैसे गैस की, ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की। तो जब एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री का ज़्यादातर दारोमदार एनर्जी पर होता है, एनर्जी इंडस्ट्री को चलाने का एक बेसिक रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं, एक बेसिक नीड है। जब एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो बेसिकली इंडस्ट्री में बनने वाली तमाम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो जब कॉस्ट पाकिस्तान की या इस तरह की किसी भी स्मॉल इकोनॉमी की प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी, हाई कॉस्ट प्रोडक्ट, तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत सी ऐसे बड़े ममालिक की प्रोडक्ट्स होती हैं, ये बड़ी इकोनॉमीज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी प्राइसेस कम होती है क्योंकि उन्होंने एनर्जी पे काम किया हुआ होता है, उनके पास टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, बहुत से सोर्सेज होते हैं इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए, तो उनकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी और सस्ती होती हैं बनिस्बत उन ममालिक के जिनके अंदर एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है। तो फिर जो बैनुल अक़वामी मार्केट्स होती हैं उसके अंदर जब ऐसी प्रोडक्ट्स जाती हैं एक ही मार्केट के अंदर,
वहाँ पे जब पाकिस्तान जैसे मुल्क की प्रोडक्ट जो है वो महंगी होगी तो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, बल्कि उस प्रोडक्ट को खरीदेगा जो उसको सस्ती पड़ेगी और अच्छी होगी। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जब इसकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि महंगी चीज़ जो है वो कस्टमर को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती। तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में से निकल जाती है। इसलिए पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पाकिस्तान के पास एनर्जी बहुत महंगी है। इसलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होता है कि डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं जब वो चीज़ बना के बाहर भेजती हैं उनकी वो चीज़ नहीं बिकती, उनको प्रॉफिट कम होता है, तो ऑटोमेटिकली वो बाद में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना कम कर देंगी। तो उनकी प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनको उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। तो जब उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, उनको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा, तो उनकी इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं करेगी। जब इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं करेगी तो डिक्लाइन इन प्रोडक्शन पैदा होगा। तो जब डिक्लाइन इन प्रोडक्शन पैदा हुआ है तो ऑब्वियसली डॉलर डेफिसिट पैदा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रही और हमें बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ी, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमारी एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से बाहर से आने वाली प्रोडक्ट्स हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा कम्पीट करती है। तो बाहर से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे कि चाइना से जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की मार्केट में सेल हो रही हैं, तो चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्रीज़ की बनी हुई प्रोडक्ट्स चाइना के मुकाबले में महंगी होती हैं। इसकी एक मिसाल अगर लें तो सिरामिक्स की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की सिरामिक्स की इंडस्ट्री किसी ज़माने में तकरीबन 90% हिस्सा कवर करती थी, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती थी कि 90% ज़रूरियात पूरी करती थी पाकिस्तान की सिरामिक्स की इंडस्ट्री। लेकिन जब चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता सिरामिक्स इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान में, तो चाइना की जो सिरामिक्स थी वो सस्ती थी, जबकि पाकिस्तान की सिरामिक्स की प्रोडक्ट्स जो है वो महंगी थी। तो पाकिस्तान की मार्केट में चाइना की चीज़ ज़्यादा बिकने लगी, चाइना की सिरामिक्स ज़्यादा बिकने लगी। कस्टमर जो था वो पाकिस्तान की सिरामिक्स प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय चाइना की खरीदता, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की सिरामिक इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स थी वो फ्लॉप होने लगती चाइना के मुकाबले में। फ्लॉप होने के बाइस आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट का डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री को प्रॉफिट नहीं होता था, इंडस्ट्री की चीज़ नहीं बिकती थी चाइना के मुकाबले में। तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट ही बिल्कुल पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब पाकिस्तान में सिर्फ चाइना की ही प्रोडक्ट है और चाइना से मंगवाई जाती है, इम्पोर्ट की जाती है। तो इससे हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ गया है ज़्यादा। दूसरा ये कि हमारी अपनी सिरामिक प्रोडक्ट जो थी वो महंगी थी, इसलिए उसे एक्सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता था। तो एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई और इंपोर्ट बढ़ गई, क्योंकि चाइना से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा डॉलर डेफिसिट पैदा हो गया। इसीलिए जो पाकिस्तान की सिरामिक्स की इंडस्ट्री थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने लगी और आखिरकार ऐसी सिचुएशन आई कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक वेयर हाउस के तौर पे काम करने लगी, जो चाइना से सिरामिक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती और अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करके आगे सेल करती। हमारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होते होते वेयर हाउसेज में कन्वर्ट हो गई, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से कि एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में प्रोडक्ट बन नहीं सकती। इसके बाद दूसरा बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से डिक्लाइन इन प्रोडक्शन पैदा होती है वो है केयरलेस ट्रेड एग्रीमेंट्स विद बिग इकोनॉमीज। जब कोई भी स्मॉल इकोनॉमी किसी बिग इकोनॉमी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करती है तो उसको हर सूरत केयरफुल होना चाहिए। क्यों केयरफुल होना चाहिए? इसलिए कि जब एक बिग इकोनॉमी और एक स्मॉल इकोनॉमी के दरमियान ट्रेड होती है तो जो बिग इकोनॉमी है वो लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ को अपनाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, और जो स्मॉल इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी अपनानी चाहिए। लिबरल ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है कि जब बिग इकोनॉमी किसी भी मुल्क में आती है, अपनी प्रोडक्ट्स को मुतारिफ करवाती है, तो अगर हम केयरलेस रहें या कोई भी स्मॉल इकोनॉमी जो है वो केयरलेस रहे इस सूरत हाल में, तो आहिस्ता आहिस्ता जो लिबरल पॉलिसी को फॉलो करने वाली बिग इकोनॉमी होती है वो अपनी प्रोडक्ट स्मॉल इकोनॉमी में डंप करने लग जाती है, एक के बाद एक
बाद एक प्रोडक्ट जो है वो मुतारिफ करवाती है और उनको बल्क में वो ले जाती है स्मॉल इकोनॉमी की मार्केट में। स्मॉल इकोनॉमी के पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत से फैक्टर्स की वजह से बड़ी इकोनॉमी की प्रोडक्ट्स को कम्पीट नहीं कर पाती, क्योंकि जो स्मॉल इकोनॉमी के पास बहुत से मसाइल होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कॉस्ट ऑफ एनर्जी का मसला होता है, उनकी एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा होती है। दूसरा मसला ये होता है कि जो स्मॉल इकोनॉमी है वो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं बना पाती, उसकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं होती कि वो बल्क में चीज़ें बना सके, जबकि जो बिग इकोनॉमीज़ हैं वो बल्क में चीज़ें बनाती हैं। जब वो बल्क में चीज़ें बनाती हैं तो किसी भी मुल्क में ले जाके उसको सस्ते दामों बेच सकती हैं, क्योंकि जो चीज़ बहुत कसरत से बनती है उसको उसकी कॉस्ट कम आती है और उसको आसानी से सस्ते दामों बेचा जा सकता है। तो स्मॉल इकोनॉमी को ये नुकसान होता है कि जब बिग इकोनॉमी अपनी चीज़ें स्मॉल इकोनॉमी, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मार्केट में जब चाइना जो कि एक बिग इकोनॉमी है वो लिबरल ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की मार्केट में लाना शुरू हुआ और पाकिस्तान ने कोई ख्याल नहीं किया, केयरलेसनेस दिखाई और कोई भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है उस पर अमल नहीं किया पाकिस्तान में, तो क्या इसका नतीजा निकला कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी मार्केट्स जो है वो चाइना की चीज़ों से भर गई। चाइना की चीज़ चूँकि बहुत बल्क में बनती है और उनके पास एनर्जी का कोई ख़ास मसला नहीं, इसके अलावा उनके बहुत से और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जिनकी वजह से उनकी चीज़ जो है वो उनकी कॉस्ट कम आती है चीज़ बनाने पे, कोई भी प्रोडक्ट बनाने पे, इसलिए उनकी चीज़ें सस्ती होती हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो पाकिस्तान की मार्केट में पाकिस्तान की अपनी जो प्रोडक्ट थी वो महंगी हुआ करती थी और चाइना की जो प्रोडक्ट आती थी वो सस्ती हुआ करती थी। जैसे कि आज भी देखा जा सकता है कि बहुत सी चीज़ें चाइना की जो है वो सस्ती मिल जाती हैं, जबकि पाकिस्तान की अपनी बनी हुई प्रोडक्ट्स जो है वो महंगी मिल जाती है। अगर हम सिरामिक्स, जैसे हमने पहले मिसाल ली सिरामिक्स प्रोडक्ट्स की, वही मिसाल लें, पाकिस्तान की अपनी सिरामिक्स प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी थी और चाइना की सिरामिक्स प्रोडक्ट्स जो थी वो सस्ती थी। इसलिए जो कस्टमर था वो पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान की अपनी चीज़ जो महंगी मिल रही है उसकी बजाय चाइना की सस्ती चीज़ को ज़्यादा ख़रीदती हैं, तो मार्केट में फिर चाइना की चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, जिसके नतीजे में नुकसान हमारी इकॉनमी को या किसी भी स्मॉल इकॉनमी को ही होता है, क्योंकि उसकी अपनी जो प्रोडक्ट होती है, इंडस्ट्री जो अपनी इंडस्ट्री होती है डोमेस्टिक, उसको नुकसान होता है, उसकी प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता सेल नहीं होती, सेल ना होने की वजह से उनको प्रॉफिट कम होता है और इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते आखिरकार बंद हो जाती है। इस तरह से डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन पैदा होता है किसी भी मुल्क में। तो जब भी कोई स्मॉल इकॉनमी बड़े मुल्क या बड़ी इकॉनमी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करे तो उसको हमेशा केयरफुल होना चाहिए और प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज अपनानी चाहिए, ताकि अगर बड़ी इकॉनमी बाद में अपनी प्रोडक्ट्स उस स्मॉल इकॉनमी की मार्केट में डंप करने लगे तो वो डंप ना कर पाए। इसका एक और नुकसान ये भी होता है कि जब कोई बिग इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें किसी स्मॉल इकॉनमी की मार्केट में डंप करने लगती है तो उसकी स्मॉल इकॉनमी की अपनी जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिक्लाइन का शिकार होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोडक्ट खत्म हो जाती है अपनी प्रोडक्ट, तो नुकसान ये होता है कि वो मुल्क जो स्मॉल इकॉनमी वाला मुल्क है वो आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंट हो जाता है बड़ी इकॉनमी की उन प्रोडक्ट्स पे जो उसकी मार्केट में जगह बना चुकी हैं और उसकी मार्केट में सेल हो रही हैं। तो इसके बाद अगला मसला ये बनता है कि उस स्मॉल इकॉनमी को अपनी फॉरेन पॉलिसीज में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अब वो उस बड़ी इकॉनमी की प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। किसी भी दिन बड़ी इकॉनमी जो है वो अपनी प्रोडक्ट बैन कर सकती है या महंगी कर सकती है, तो उस वक्त उस लम्हे स्मॉल इकॉनमी फ़ौरन से अपनी डिक्लाइन शुदा इंडस्ट्रीज़ को दोबारा नहीं खड़ा कर सकता। उसको हर सूरत वही प्रोडक्ट चाहिए जो बड़ी इकॉनमी उसकी मार्केट में डाल रही थी, तो उसको हर सूरत वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है। तो इसलिए उसको फॉरेन पॉलिसी में कंप्रोमाइज़ करना होगा ताकि बड़ी इकॉनमी जो है वो किसी भी तरह अपनी उस प्रोडक्ट को रोके ना या उसमें कोई भी रुकावट पैदा ना करे और उसकी अपनी जो लोगों की ज़रूरियात है वो पूरी होती रहे। तो इस तरह के बहुत से मसाइल होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं जिनके ज़रिए इस बड़ी इकॉनमी को अपनी मार्केट में डोमिनेट होने से रोका जा सकता है, जिनमें से नंबर 1 है सब्सिडीज़। स्मॉल इकॉनमीज़ वाले जो मुल्क हैं उनको चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दें। जब वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देंगे तो इस सब्सिडी से क्या होगा कि उन इंडस्ट्रीज़ को मदद मिलेगी, उनकी जो कॉस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा एनर्जी की उसमें फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है वो कम होगी। तो एटलीस्ट इतना ज़रूर किया जाए अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, इतनी सब्सिडीज़ ज़रूर दी जाए कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो बिग इकॉनमी की प्रोडक्ट को
compete कर सके, इक्वल हो जाए कम से कम प्राइस दोनों की, ताकि जो कस्टमर है वो जब मार्केट जाए तो वो फॉरेन प्रोडक्ट खरीदने की बजाय अपनी प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि दोनों इक्वल रेट्स में मिल रही है। और अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है तो उस स्मॉल इकोनॉमी वाली कंट्री को चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को इतनी सब्सिडीज दें कि उसकी अपनी प्रोडक्ट जो है वो सस्ती हो जाए बिग इकोनॉमी के नतीजे में। तो इसी सूरत में डिक्लाइन इन प्रोडक्ट को रोका जा सकता है। दूसरा जो इसका सोल्यूशन है वो एंटी डंपिंग लॉज है। जब भी कोई बिग इकोनॉमी आपके कंट्री में, आपकी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट डंप करने लग जाती है तो आपको फौरन से एंटी डंपिंग लॉज जो है उनकी मदद से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने उस बिग इकोनॉमी को सू करना चाहिए कि ये जो है इस बिग इकोनॉमी हमारी कंट्री के अंदर चीज़ों को डंप करना शुरू हो गया, प्रोडक्ट्स को डंप कर रही है हमारी मार्केट में, जिसके नतीजे में हमारी अपनी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो रही है, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह से बिग इकोनॉमी को मुल्क में, मार्केट में चीज़ों को डंप करने से रोका जा सकता है। तीसरा जो इसका सोल्यूशन है वो है ड्यूटीज या ट्रेड एम्बार्गोज। कोई भी स्मॉल इकोनॉमी अपनी मार्केट में बिग इकोनॉमी की प्रोडक्ट को आने से रोकने के लिए उसकी प्रोडक्ट पे हाई ड्यूटीज लगा सकती है, ट्रेड एम्बार्गोज लगा सकती है, यानी उसका टैक्स बढ़ा सकती है। अगर चाइना ने पाकिस्तान की मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लानी है तो जब वो प्रोडक्ट आएगी पाकिस्तान में तो उसके रास्ते में उसको टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे, ड्यूटीज देनी पड़ेंगी। जब वो ड्यूटीज और टैक्सेस जो है वो हाई होंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में पहुंचेगी तो महंगी हो चुकी होगी, और जब पाकिस्तान की मार्केट में वो आएगी तो पाकिस्तान की अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो और बाहर से आने वाली प्रोडक्ट दोनों तकरीबन इक्वल रेट्स में आ चुकी होंगी, क्योंकि बाहर वाली प्रोडक्ट पे टैक्सेस बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से भी स्मॉल इकोनॉमी बिग इकोनॉमी की प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में आने से रोक सकती है। उसके बाद जो चौथा सोल्यूशन है वो कोटा है। आप कोटा सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी स्मॉल इकोनॉमी बिग इकोनॉमी के सामने कोटा सिस्टम रख सकती है और प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर सकती है कि फलां प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी कंट्री की मार्केट में आ सके और फलां प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी कंट्री की मार्केट में नहीं आ सकती। जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ एक लिस्ट साइन कर सकता है कि इस लिस्ट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में आ सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ नहीं सकती। अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी लिस्ट साइन कर ले तो उसमें उस लिस्ट में वो तमाम चीज़ें शामिल की जा सकती हैं जो पाकिस्तान में नहीं बन पाती, तो वो चाइना से इंपोर्ट की जा सकती हैं। जबकि जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं या बन सकती हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स को उस लिस्ट में से खारिज कर दिया जाए, ताकि चाइना या कोई भी बिग इकोनॉमी वो वाली प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में मुतारिफ ना करवा सके और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो ग्लो करे और वही एक्सपैंड करे और वही प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा हो सके। यही तरीका है डिक्लाइन इन प्रोडक्शन को रोकने का। इसके बाद अपना नेक्स्ट काज देखते हैं डॉलर डेफिसिट का। स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ा काज है जिसके बाइस डॉलर डेफिसिट पैदा होता है, क्योंकि अपने मुल्क में बनने वाली प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं बन पाती स्मगलिंग की वजह से, क्योंकि स्मगलिंग के जरिए ईरान और इराक से बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में स्मगल की जाती हैं, जिससे पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान अपनी वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता और अपनी ज़रूरियात भी उस स्मगलिंग के ज़रिए पूरी करता है, और फिर जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होती पाकिस्तान के अंदर या किसी भी स्मॉल इकोनॉमी में जहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, तो अपनी जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होती तो एक्सपोर्ट नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की अपनी टायर इंडस्ट्री थी जो कि 80 से 90% ज़रूरत पाकिस्तान की पूरी करती थी, और तकरीबन 80 से 90% टायर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब चाइना ने अपनी चीज़ें मुतारिफ करवाना शुरू की तो चाइना का टायर सस्ता था लेकिन पाकिस्तान का अपना टायर जो है वो महंगा था, जिसके बायस ये हुआ कि पाकिस्तानी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर पाकिस्तान का अपना टायर आहिस्ता आहिस्ता फेलियर का शिकार हो गया, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, और चाइना का जो टायर है वही डोमिनेट हो गया, क्योंकि कंज्यूमर को वो टायर सस्ता पड़ता था। तो तकरीबन आज तक अगर देखा जाए तो 45% तक चाइना का टायर जो है वो पाकिस्तान में काम आता है, जबकि 35% टायर जो है वो पाकिस्तान में स्मगल किया जाता है और करवाया जाता है। पाकिस्तान को खुद भी मालूम है
है कि उसके यहाँ स्मगलिंग हो रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में खुद भी स्मगलिंग करवाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, बहुत से फैक्टर्स की वजह से वो अब ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं रही। बहुत सी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल पाती, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बहुत सी चीज़ों की, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होने लगती है। और जो टायर इंडस्ट्री जो पहले 80 से 90% पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करती थी, अब 45% चाइना पूरी करता है और 35% स्मगलिंग के ज़रिए ईरान इराक से टायर जो है वो पाकिस्तान आता है और 35% ज़रूरत पाकिस्तान में स्मगलिंग के ज़रिए पूरी की जाती है। बाकी तकरीबन 10% टायर जो है वो पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ज़रिए पूरा किया जाता है। वो प्रोडक्ट जो पहले 80 से 90% पाकिस्तान में ही तैयार की जाती थी, अब वो सिर्फ 10% तक रह चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के बैलेंस पे, क्योंकि अब इंपोर्ट करवाया जाता है जो टायर वो 45% है, यानी पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 45% टायर चाइना से मंगवाना पड़ता है और उसके बदले में डॉलर्स चाइना को देने पड़ते हैं और एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से डॉलर डेफिसिट पैदा होता है और ये सारी सिचुएशन का हमें सामना है। इसके बाद इनएबिलिटी टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स और रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर इस पे बात की जाए तो पाकिस्तान या इस जैसी किसी भी इकोनॉमी के पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ों को जो एक्सपोर्ट्स की चीज़ें हैं उनको डाइवर्सिफाई कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान जैसे ममालिक के पास, टेक्नोलॉजी बेस बहुत वीक है। पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स में वैल्यू नहीं ऐड कर पाता, अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाता, जिसके बाइस पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पीछे रह जाती हैं और पाकिस्तान के आसपास के ममालिक की प्रोडक्ट्स जो है वो कम्पीट करके आगे निकल जाती हैं। अगर हम मिसाल लें बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर कॉटन में कंपटीशन देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो कपास पैदा करता है, लेकिन जो बांग्लादेश है वो 33वां बड़ा मुल्क है जो कपास पैदा करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इतनी ज़्यादा कपास पैदा करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ $5.5 बिलियन ही कमा पाता है कॉटन एक्सपोर्ट करके, लेकिन उसके मुकाबले में बांग्लादेश जो कि इस रीजन का 33वां बड़ा मुल्क है कपास पैदा करने में, वो कपास की एक्सपोर्ट से 30 से 32 बिलियन डॉलर हर साल कमाता है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की कपास की एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा फर्क किस तरह है? वो सारा फर्क सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ के फर्क की वजह से। पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो कम है, जबकि बांग्लादेश ने अपने टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ में ज्यादा इजाफा कर लिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश इस काबिल हो चुका है कि वो इस रीजन का 33वां मुल्क होने के बावजूद अपनी कपास में इतनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर लेता है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से उसमें एनरिचमेंट कर लेता है, क्वालिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है कि बांग्लादेश की कपास इंटरनेशनल मार्केट में जब जाती है तो पाकिस्तान की कपास वो कम्पीट करके आगे निकल जाती है और इंटरनेशनल मार्केट का जो कंज्यूमर है वो बांग्लादेश की कपास को पाकिस्तान की कपास पे ज्यादा प्रेफर करता है और इस तरह बांग्लादेश की कपास ज्यादा बिकती है, ज्यादा सेल होती है, जिसके बाइस बांग्लादेश को एनुअली 30 to 32 बिलियन डॉलर रिटर्न मिलता है। जबकि पाकिस्तान जो कि इस रीजन का 5वां बड़ा मुल्क है जो कपास पैदा करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एनुअली 5.5 बिलियन डॉलर रिटर्न ही कमा पाता है। इसके बाद रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी एक बड़ा मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती और हमें इंपोर्ट्स पे और हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता रहता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादातर रिलाई करती है पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और सेमी इंडस्ट्रियल कंट्री है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया और जो ऑलरेडी पाकिस्तान की प्रोडक्ट थी वक्त के साथ साथ कंपटीशन के काबिल नहीं रही, पाकिस्तान उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर पाया। और इसका एक और नुकसान एग्रीकल्चर पर भी बजाते खुद हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक सेमी इंडस्ट्रियल कंट्री है, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं होता पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थी, पाकिस्तान वक्त के साथ साथ उन प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी ऐड करने से कासिर है, क्वालिटी ऐड नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने अभी कॉटन की मिसाल दी है, पाकिस्तान पूरी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो कि कपास पैदा करता है
और कपास की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुआ करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल पाकिस्तान की कपास की प्रोडक्शन में 20% कमी थी। वो 20% कमी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अपने फैक्टर्स की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान टोटली एग्रीकल्चर पर रिलाई कर रहा है और पाकिस्तान किसी और फील्ड में नहीं जाता, किसी और फील्ड में काम नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी अपनी बजाते खुद एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ रहा है। दूसरी प्रोडक्ट्स पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान नए नए एग्रीकल्चर के जो मेथड्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा। अगर हम इरिगेशन की बात ही करें तो पाकिस्तान अभी भी फ्लड इरिगेशन पे ही काम करता है, जबकि दुनिया भर की कंट्रीज़ में इरिगेशन के डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इससे बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान को एनर्जी कॉस्ट का मसला है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, क्योंकि पाकिस्तान को गैस, ऑयल या पेट्रोलियम वगैरह जो भी एनर्जी का सोर्स है वो पाकिस्तान को उस पर रिलाई करना पड़ता है, जबकि वो बहुत महंगा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो भी डाउनफॉल का शिकार होने लगी है। इसके अलावा पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस का भी सामना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर भी डायरेक्टली हिट हो रहा है। और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होती थी उनकी एक्सपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाती है तो दूसरे ममालिक की बहुत सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मुकाबले में महंगी होती है और क्वालिटी भी इतनी इम्प्रूव्ड नहीं होती जितनी दूसरे ममालिक ने टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर लिया हुआ है। इसके वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता और बाकी ममालिक की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जाता है। जैसे इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। इसीलिए पाकिस्तान जो है अल्टीमेटली डॉलर डेफिसिट का शिकार होता है। इसके बाद लैक ऑफ कंपेटिटिव एज जो है वो ऊपर बताई हुई तमाम काजेज से रिलेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोडक्ट क्वालिटी में भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, इतनी डायमेंशंस पाकिस्तान की प्रोडक्ट को नहीं मिलती जितनी डायमेंशन दूसरे ममालिक की प्रोडक्ट्स को मिलती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती है पाकिस्तान की प्रोडक्ट, इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाती। पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट करता भी है कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का कपड़ा दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब ऐसा है कि पाकिस्तान के कपड़े को बांग्लादेश compete करना शुरू हो चुका है। इंडिया compete करता है और उनकी कंपटीशन और पाकिस्तान के कंपटीशन में हमेशा बांग्लादेश और इंडिया के कपड़े को प्रेफरेंस मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान इतनी वैल्यूज़ ऐड नहीं कर पाता अपने कपड़े में जितनी इंडिया और बांग्लादेश जो है वो ऐड कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े में उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, उसकी प्राइसेस उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जब चीज़ जाती है तो कस्टमर जो है वो हमेशा उस प्रोडक्ट को ही चूज़ करता है जो उसको सस्ती पड़े और क्वालिटी में दूसरी प्रोडक्ट से अच्छी हो। लेकिन पाकिस्तान इस कंपेटिटिव एज में आहिस्ता आहिस्ता फेलियर का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे बहुत बुरा असर पड़ा है और अल्टीमेटली पाकिस्तान डॉलर डेफिसिट का शिकार हो रहा है। डॉलर डेफिसिट की इससे अगली जो काज है वो है वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज़। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत वीक होती हैं, इसकी भी बहुत सी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अभी तक बहुत वीक हैं। एक तो पाकिस्तान का जो स्टाफ है वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स का, जैसे FBR का अगर देखा जाए तो स्टाफ भी इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। पुराना स्टाफ है जिसको मॉडर्नाइजेशन के मेथड्स ज़्यादा नहीं पता होते, इसके अलावा वो ज़्यादा बेस करता है मैनुअल मेथड्स पे और पुरानी पॉलिसीज़ पे। जैसा कि पाकिस्तान की एक वीक इकोनॉमिक पॉलिसी की मिसाल ली जाए तो वो वही मॉनेटरी पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि एक इंतहाई वीक इकोनॉमिक पॉलिसी है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में वक्ती तौर पे तो महंगाई दिखावे के लिए कंट्रोल हो जाती है, लेकिन बाद में महंगाई कंट्रोल नहीं होती, इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इस पॉलिसी को भी अपनाया जाता है। जो नई नवेली हुकूमतें आती हैं वो आवाम की नज़र में यकीन हासिल करने के लिए आर्जी तौर पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसी तरीके को अपनाती हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को।
तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जो कि बहुत ही वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से पाकिस्तान की प्रोडक्शन पे इस तरह से असर पड़ता है कि जब मार्केट से पैसा निकल के, इसकी डिटेल देखने के लिए पहले आप इस वीडियो का पार्ट 3 ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी सारी डिटेल पता चल जाए और आप मेरी बात को तवज्जो से समझ सकें। जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में पैसा मार्केट से निकल के स्टेट बैंक की तरफ जाता है, यानी पैसा इकोनॉमी से निकल के स्टेट बैंक की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी श्रिंक होने लगती है। जब इकोनॉमी श्रिंक होती है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था वो सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इकोनॉमी से उठा के स्टेट बैंक में मुंतकिल कर रहे हैं। तो जब वो पैसा इकोनॉमी से निकल के स्टेट बैंक की तरफ जाएगा तो इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होने लग जाएगी, रुक जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होती तो वो जाहिर सी बात है इसी सूरत में ही इकोनॉमी श्रिंक होती है। जब प्रोडक्शन नहीं होती तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। जब एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो इसका मतलब है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का इम्बैलेंस पैदा हो गया। जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का इम्बैलेंस पैदा होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाती हैं, तो उसी सूरत में डॉलर डेफिसिट पैदा होता है। तो यही वजह है कि लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो यही वजह है कि वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज से भी डॉलर डेफिसिट अल्टीमेटली पैदा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट काज है वो पुअर R&D यानी पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अगर पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चेक करें तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक मिलेगी। जो स्टूडेंट्स जो हैं या जो लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा है, जब वो देखते हैं कि थीसिस का कैसे बनता है, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च किस तरह से होती है, तो वो लोग आसानी से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट की जो फील्ड है ये किस कदर पुअर है। क्योंकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो मास्टर्स कर रहे हैं या PhD इवन कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें कॉपी पेस्ट के थ्रू थीसिस में लिखी जाती हैं। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्ट्री में वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, वो अपडेट नहीं किए जाते और कई इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो तो ख़राब पड़े हैं कई सालों से। और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड इंतहाई स्लो है और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता, वैल्यू एडिशन नहीं कर पाता, पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं होती, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी ग्रो नहीं हो पा रहा। इसके अलावा डिक्लाइन प्रोडक्शन का मसला है, बहुत से मसाइल जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पुअर होने की वजह से हैं। इसके साथ इसका अगला काज देख लेते हैं और उसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो वो स्टार्ट हुआ है। पहले हम इसको देखते हैं कि लैक ऑफ रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी। लैक ऑफ रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जिसे रिसर्च की बेस पे खड़ा नहीं किया जाता, जिसमें रिसर्च नहीं होती और दूसरों की रिसर्च पे थोड़ा बहुत काम हो के इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो जाती है। और इसके अलावा पॉलिसीज़ बनाने के लिए इकोनॉमी की दूसरों की बनाई हुई पॉलिसीज़ पे रिलाई करना पड़ता है, दूसरे ममालिक के मॉडल्स को कॉपी करना पड़ता है, कोई अपनी ख़ास रिसर्च नहीं होती। इसके अलावा कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती, ना ही कोई चीज़ डिस्कवर हो पाती है और जो पुरानी चीज़ें पहले से उस इकोनॉमी में मौजूद होती हैं उनमें भी तरक्की नहीं हो पाती अगर रिसर्च ना हो। साथ ही साथ जब प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं होती किसी भी इकोनॉमी में, यानी कोई नई चीज़ नहीं बनाई जाती, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं होती, तो ऐसी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से पीछे रह जाती है। और यही हाल पाकिस्तान का है, जिसमें ना ही तो कोई डिस्कवरी होती है, ना ही कोई न्यू प्रोडक्ट बनाई जाती है, ना ही मॉडर्न पॉलिसीज़ फार्मूलेट की जाती हैं। हर लिहाज से पाकिस्तान रिसर्च में पीछे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना तो मॉडर्न डेवलपमेंट्स कर पा रहा है और ना ही अपनी इकोनॉमी के मसाइल को दूर कर पा रहा है। और अगर किसी कंट्री में इकोनॉमी रिसर्च पे बेस ना कर रही हो तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पूरी तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को भी लेटेस्ट चीज़ें चाहिए ताकि वो लेटेस्ट एज के मुताबिक प्रोडक्शन कर सके और अपनी आवाम की ज़रूरियात पूरी कर सके और इसके साथ साथ मुल्क के बाहर भी अपनी प्रोडक्ट्स भेज के मुल्क के लिए डॉलर्स कमा सके।
जैसे अगर छोटी सी मिसाल ली जाए तो पाकिस्तान में रेबीज़ का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। सिंध में पागल कुत्तों के काटने से बहुत सी मौतें वाक़या हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान उस रेबीज़ की वैक्सीन के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया जो है पाकिस्तान के मुकाबले में, इंडिया ने खुद रेबीज़ की वैक्सीन बनाई भी है और वो बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। अगर पाकिस्तान में रिसर्च वर्क इतना अच्छा होता तो पाकिस्तान खुद रेबीज़ की वैक्सीन बनाता और मुल्क के अंदर ही अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता। अब पूरी दुनिया में एक मॉडल फॉलो हो रहा है इन दोनों काजीज़ को अगर हम देखें उस मॉडल के हवाले से तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। पूरी दुनिया में ये वाला मॉडल फॉलो किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ और रिसर्च सेंटर को कपल अप कर दिया गया, जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन हो सका है कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो रिसर्च सेंटर्स की मदद से काम करते हैं और रिसर्च सेंटर्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ की मदद से काम करते हैं। तो ऐसा किस तरह से हुआ है? असल में रिसर्च सेंटर्स को काम करने के लिए बड़ी अमाउंट चाहिए पैसे की, एजुकेटेड स्टाफ चाहिए, भारी इक्विपमेंट चाहिए। इसी सूरत में ही किसी चीज़ पे रिसर्च की जा सकती है, क्योंकि रिसर्च के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी लैब्स में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत पुराने हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अभी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहा रिसर्च के इक्विपमेंट्स को, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक एजुकेशन के लिए सिर्फ 3% बजट जो है वो मुख्तस कर रखा है। बाकी सारा बजट जो है मुख्तलिफ कामों में लगता है और बजट का ज़्यादा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस पे लगता है। मैं डिफेंस पे एक साथ ही आपको एक बात बताती चलती हूँ कि पाकिस्तान अपने बजट का ज़्यादा हिस्सा अपने डिफेंस पे क्यों लगाता है। इसलिए लगाता है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी सेंटर्ड स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा हर वक्त अपनी सिक्योरिटी का मसला लाहक रहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे वाक़या है जहाँ पे वो एक तरफ से अपने दुश्मन से घिरा हुआ है, यानी इंडिया से। 24 घंटे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मुतालिक साजिशें करता है और पाकिस्तान को एक हाइब्रिड वार में धकेल रखा है इंडिया ने। और अभी जब प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया में मोदी की हुकूमत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हर वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स जो है वो किसी न किसी वायलेशन का शिकार रहते हैं। और इसके अलावा दुनिया में भी इंडिया जो है वो साजिशों के थ्रू पाकिस्तान को हमेशा गिराने की कोशिश में रहता है। इसके साथ ही अगर देखें तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म के बीज इंडिया मुसलसल बो रहा है। अगर हम न्यूज़ में देखें तो पिछले ही दिनों पाकिस्तान और इंडिया की इसी मुतालिक एक न्यूज़ आई थी और एविडेंसेस के साथ प्रेजेंट की गई थी कि पाकिस्तान में फलां जगह पे इंडिया ने टेररिज्म के बीज बो रखे हैं और हमले करवा के बाद में दुनिया के सामने पाकिस्तान को टेररिज्म स्टेट जो है वो डिक्लेयर करवाता है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बढ़ने नहीं देता। पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगती हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत झटका लगता है। पाकिस्तान अभी तक जो है ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहा। तो ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इंडिया की दुश्मनी की वजह से, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान को हर वक्त अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रहता है। इसलिए पाकिस्तान के बजट का ज्यादा हिस्सा जो है वो डिफेंस पे जाता है, ताकि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा जा सके, पाकिस्तान को दुश्मन के तमाम अटैक से महफूज रखा जा सके। इसलिए पाकिस्तान अपनी दूसरी फील्ड्स पे बजट नहीं लगा पाता और अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन पे पाकिस्तान का जो बजट है वो सिर्फ 3% है। और इस 3% बजट में पाकिस्तान के रिसर्च सेंटर्स जो हैं या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के लैब्स के इक्विपमेंट ही बहुत ज्यादा महंगे। उसके बाद एजुकेटेड स्टाफ को हायर करना भी एक बड़ा मसला है। तो इसलिए पाकिस्तान में रिसर्च पे काम नहीं होता। और ये जो मॉडल है इंडस्ट्रीज का और रिसर्च का, ये पूरी दुनिया फॉलो कर चुकी है और पाकिस्तान जो है ये अब फॉलो कर रहा है इस मॉडल को। इस मॉडल में क्या होता है कि रिसर्च सेंटर्स को पैसा चाहिए एजुकेटेड स्टाफ हायर करने के लिए, इक्विपमेंट लेने के लिए, इसके अलावा और भी लवाजमात पूरे करने के लिए। और ये पैसा जो है रिसर्च सेंटर्स को प्रोवाइड करेंगी इंडस्ट्रीज कहेंगी रिसर्च सेंटर को हमें फलां प्रोडक्ट पे रिसर्च करके दो, उसमें वैल्यू एडिशन करके दो, फलां किस्म की वैल्यू एडिशन करके दो, इस तरह से प्रोडक्ट जो है हमें इस किस्म की प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च करके दो। तो रिसर्च सेंटर को पैसा मिलेगा इंडस्ट्रीज से और रिसर्च सेंटर उन प्रोडक्ट्स पे काम करेगा या नई प्रोडक्ट इनोवेट करेगा, नई प्रोडक्ट्स बनाएगा और वो प्रोडक्ट्स बना के रिसर्च सेंटर देगा इंडस्ट्री को। जब वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री को देगा तो इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को उसकी कॉपीज बनाएगी, उसे बल्क में बनाएगी, उसे प्रोड्यूस करेगी बहुत ज़्यादा तादाद में ताकि वो मार्केट्स में जाके सेल हो सके। तो इंडस्ट्रीज उस
प्रोडक्ट को मार्केट्स में सेल करके कमाएगी प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में से उस पैसे को भी पूरा कर लेगी जो उसने रिसर्च सेंटर को दिया था। तो इस तरह की कोलैबोरेशन में काम करेंगी इंडस्ट्रीज और रिसर्च सेंटर्स। ये मॉडल पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को चूंकि अब पता चला है तो पाकिस्तान में भी इस मॉडल पे काम होना शुरू हो चुका है NSTP की शक्ल में। अब ये NSTP क्या है? NSTP का मतलब है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। ये पाकिस्तान में बना है इंडस्ट्रीज और रिसर्च सेंटर की कोलैबोरेशन वाले मॉडल पे अमल करके। ये पाकिस्तान में बना है 800 बिलियन रुपए की लागत से नस्ट में। नस्ट को तो बहुत से लोग जानते होंगे, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और ये NSTP यहीं पे बना है। NSTP जो है इसकी बेसिक फॉर्मुलेशन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसके अरकान अगर आप देखें तो इसमें रिसर्च सेंटर्स शामिल किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया है, गवर्नमेंट को शामिल किया गया और कम्युनिटीज़ को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें तकरीबन 40 किस्म की कंपनियां हैं, जिनमें इंजीनियरिंग कंपनीज, IT कंपनीज, कम्युनिकेशन कंपनीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज शामिल हैं। इसका असल मकसद पाकिस्तान में रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी को बनाना है। इसके काम करने का सारा मेथड ये है कि इंडस्ट्रीज और रिसर्च सेंटर्स की कोलैबोरेशन हुई है, जिसके नतीजे में कमर्शलाइजेशन होगी R&D की, क्योंकि इसके नतीजे में R&D होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी प्रोडक्ट्स की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनेगी, इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को कमर्शियलाइज करेगी, कमर्शलाइजेशन होगी। कमर्शलाइजेशन के बाद इनोवेशन आएगी किसी भी चीज़ की। इनोवेशन जब आएगी, इनोवेशन के बाद इनोवेशन लेड ग्रोथ होगी, यानी किसी भी चीज़ में या प्रोडक्ट्स में जब इनोवेशन आएगी, इनोवेशन कहा जाता है कि नयापन आना, कोई भी चीज़ नई ईजाद होना या नई किस्म की कोई वैल्यू ऐड होना किसी भी चीज़ के अंदर। तो जब वो इनोवेशन आएगी तो इनोवेशन की वजह से इनोवेशन लेड ग्रोथ होगी, यानी इकोनॉमी जो है वो उस इनोवेशन के साथ बढ़ेगी। जब इकोनॉमी उन इनोवेशंस के साथ बढ़ेगी तो उसके अंदर बहुत सी प्रोडक्ट्स नई पैदा होंगी और जो पुरानी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनमें बहुत सी वैल्यूज ऐड होंगी, वो डिवेल्प होंगी और वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। जब वो बहुत क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स बनेंगी और नई नई चीज़ें ईजाद होंगी तो उसकी मदद से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी प्रोडक्ट को बैनुल अक़वामी मंडी में भेज सकें। तो जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी वो क्वालिटी वाली और नई डिवेल्प्ड प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होके बैनुल अक़वामी मंडी में जाएंगी। जब हमारी प्रोडक्ट्स बैनुल अक़वामी मंडी में जाएंगी तो वो कंपेटिटिव एज रखती होंगी, क्योंकि वो उस मार्केट में दूसरे ममालिक की प्रोडक्ट्स को compete कर पाएंगी, क्योंकि हमारे पास भी क्वालिटी होगी, हमारे पास भी नई नई प्रोडक्ट्स होंगी, सस्ती होंगी, क्योंकि हमने उनकी रिसर्च पे, उनकी फॉर्मेशन पे काम किया होगा, टेक्नोलॉजी पे काम किया होगा, तो हम कंपटीशन करने के काबिल होंगे उस वक्त। तो जब हम कंपटीशन करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगी। जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो सेल ज़्यादा होगी हमारी प्रोडक्ट्स की। जब सेल बहुत ज़्यादा होगी तो डॉलर ज़्यादा आएंगे। तो जब डॉलर्स हमारे पास ज़्यादा आएंगे तो हमारा डॉलर डेफिसिट्स जो हैं वो कम होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी और इंपोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि अब हमारे मुल्क के अंदर ही बहुत सी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं रिसर्च की मदद से। हमारे पास जो हमारी ज़रूरियात थी डिफरेंट मॉडर्न प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की, वो अब हमारे अपने मुल्क के अंदर ही बन रही हैं रिसर्च की मदद से। तो अब हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाने पड़ते, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और नई नई जो प्रोडक्ट्स हमने बनाई हुई होंगी वो हमारी बाहर जाके सेल भी होंगी और डॉलर्स जो है वो मुल्क के अंदर भी आएंगे। तो इस तरह से हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बैलेंस होगी आहिस्ता आहिस्ता और हमारा डॉलर डेफिसिट जो है वो कम से कम होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी। इसके बाद जो अगली बड़ी वजह है डॉलर डेफिसिट की, वो है लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन एट डोमेस्टिक लेवल। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है डॉलर डेफिसिट का और उसके साथ साथ वीक इकोनॉमी का। ये किस तरह से पैदा होता है? लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए इस मॉडल को देखें। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में दो कंपनीज हैं, ए और बी के नाम से। दोनों कंपनीज एक दूसरे को compete कर रही हैं और दोनों कंपनीज एक जैसी प्रोडक्ट ही बना रही हैं।
तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को जब compete करती रहेंगी तो एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगी, ताकि दोनों की प्रोडक्ट जब मार्केट में जाए तो सेल में compete कर पाए एक दूसरे को और आगे से आगे बढ़ सके। तो दोनों कंपनीज जब एक दूसरे को compete करती हैं तो एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करती हैं, प्रोडक्ट को सस्ता करने की कोशिश करती हैं, ताकि कस्टमर जो है वो उनकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। एक कंपनी चाहेगी कि उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा क्वालिटी की हो और सस्ती हो ताकि कस्टमर उसकी तरफ आए। बी कंपनी चाहेगी कि उसकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सस्ती हो, सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि कस्टमर जो है वो उसकी तरफ आए। लेकिन पाकिस्तान में इस कंपटीशन को खुद ब्रेक किया जाता है, खुद तोड़ा जाता है इस तरह से कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के ज़रिए हुकूमतें आती हैं, तो ये कंपनीज जो हैं ये भी उस इलेक्शन में अपने लिए पार्टिसिपेट करती हैं। किस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं कि ये जब भी कोई हुक्मरान या जो सियासतदान है वो इलेक्शंस लड़ने वाला होता है तो इन दोनों कंपनीज में से जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, मिसाल के तौर पर कंपनी ए के पास ज़्यादा पैसा है तो ये जाएगी इलेक्शन लड़ने वाले उस पॉलिटिशियन के पास, उसकी मदद करेगी, उसको फंड्स देगी, उसकी जमात को, उसकी जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी उसको फंड देगी, उसको वोट लेके देगी ये कंपनी, तो उसकी मदद करेगी हुकूमत बनाने में, उसको मैंडेट लेके देगी। जब ये कंपनी उसकी मदद करेगी और वो पॉलिटिशियन जो है वो हुकूमत में आ जाएगा, वो गवर्नमेंट बन जाएगा, तो फिर जब वो गवर्नमेंट में आ जाएगा पॉलिटिशियन या उसकी पार्टी जो है, तो जब वो गवर्नमेंट में आएगी तो गवर्नमेंट में आने के बाद वो हर तरह से इस कंपनी को फैसिलिटेट करेंगे, इसकी प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करेंगे, इसकी सेल बढ़ाने में मदद करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे, इसको पैट्रोनाइज करेंगे, यूज़र फ्रेंडली माहौल देंगे, इसको सब्सिडीज़ देंगे, इसको इसके अलावा इसके टैक्स जो हैं उनको कट करेंगे, टैक्स ब्रेक देंगे इस कंपनी को, जिसकी मदद से क्या होगा कि ये कंपनी इसकी प्रोडक्ट ग्रो करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और ये बढ़ती जाएगी और कंपटीशन से कहीं आगे निकल जाएगी और ये कंपनी जो ये पीछे रह जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि ना तो इसको कोई सब्सिडी मिली है, ना ही इसको कोई टैक्स कट मिला है, ना ही कोई इसको टैक्स ब्रेक मिला है, ना ही कोई खास यूज़र फ्रेंडली माहौल मिला है। तो ये कंपनी जो है ये कंपटीशन में पीछे रहती रहती आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी ये कंपनी। और वो जो ख़ास प्रोडक्ट पे ये दोनों कंपनीज काम कर रही थी, मिसाल के तौर पे दोनों जो है वो ब्रेड की कंपनीज थी, तो इस कंपनी की ब्रेड जो है वही सेल होती रहेगी, इस कंपनी की ब्रेड जो है वो सेल नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और अब यही कंपनियां, इसी का राज होगा मार्केट पे, इसी की ब्रेड जाएगी हर मार्केट में, तो अब ये कंपनी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। अब ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम नहीं करेगी, ना उसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहेगी बहुत ज़्यादा, ना ही उसको सस्ता करना चाहेगी, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई और कंपनी नहीं है और पब्लिक जो है वो मजबूर है कि वो इसी कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो जब पब्लिक मजबूर होगी तो ये कंपनी क्या करेगी, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, इसको गवर्नमेंट की मदद भी मिल रही है, इसकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है, क्योंकि पब्लिक मजबूर है खरीदने पे, इसीलिए ये क्वालिटी पे भी काम नहीं करेगी, ये अपनी प्रोडक्ट को सस्ता नहीं करेगी। इसीलिए पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स का इतना बुरा हाल है, ना ही प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है, ना ही वो प्रोडक्ट सस्ती हो पाती हैं, क्योंकि उनके मुकाबले की कोई और प्रोडक्ट बचती ही नहीं। इसीलिए अवाम जो है उसी महंगी प्रोडक्ट को लेने पे, उसी घटिया प्रोडक्ट को लेने पे मजबूर होते हैं। तो ये जो कंपटीशन है इसको ब्रेक किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की प्रोडक्ट की क्वालिटी इंतहाई घटिया हो जाती है। लेकिन दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं, बिग इकोनॉमीज हैं, उनमें इस कंपटीशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। सिर्फ दो कंपनीज के कंपटीशन को नहीं, बल्कि उसमें सैकड़ों कंपनीज को प्रमोट किया जाता है, ताकि एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो। सारी कंपनीज, एक तरह की कंपनीज जो है एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे। अगर ब्रेड की ही मिसाल लें तो अगर ब्रेड के ऊपर 10 कंपनियां काम कर रही हैं, 10 कंपनियों की ब्रेड जो है वो मार्केट में आती है, तो हर कंपनी यही कोशिश करेगी कि कस्टमर मेरी ब्रेड खरीदे, मेरी ब्रेड खरीदे। तो हर कंपनी जो है वो एक से बढ़ के एक क्वालिटी की ब्रेड को इंट्रोड्यूस करवाएगी, सस्ती ब्रेड इंट्रोड्यूस कराएगी, क्योंकि हर कंपनी जो है वो यही चाहती है कि कस्टमर मेरी ब्रेड की तरफ अट्रैक्ट हो। इसी तरह प्रोडक्ट के कंपटीशन को जब सस्टेन किया जाता है तो उस मुल्क में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्राइसेस जो है वो अच्छी होने लगती है, प्राइसेस कम होने लगती हैं, क्वालिटी अच्छी होने लगती है। लेकिन पाकिस्तान में इसको बिल्कुल खुद
ही ब्रेक कर दिया जाता है, इसीलिए पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का इतना बुरा हाल है। तो जब प्रोडक्ट इतनी बुरी होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाने पे मजबूर हो जाती है। जब पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट हमें अच्छी नहीं मिलती तो हम पाकिस्तान के बाहर से प्रोडक्ट मंगवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बाहर की चीज़ों को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में जो पाकिस्तान की अपनी चीज़ें हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, और जो बाहर से प्रोडक्ट्स आती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं हमें, क्योंकि उनकी क्वालिटी पाकिस्तान की अपनी क्वालिटी से, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कहीं गुना अच्छी होती है। इसलिए पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है वो बाहर की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है। इससे क्या होता है, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करवाने पे मजबूर हो जाते हैं। इसके नतीजे में हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो कम होती जा रही, क्योंकि इंपोर्ट बिल जब बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम होंगी उसके मुकाबले में। तो इस तरह हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता रहेगा। तो जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो इसका मतलब भी यही है कि डॉलर डेफिसिट पैदा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी कम है, जब इंपोर्ट हम और ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो हमारा डॉलर डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से डॉलर डेफिसिट की ये सारी जो है काजेज़ हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट की क्या क्या काजेज़ हैं, किन किन वजूहात के बाइस फिस्कल डेफिसिट किसी भी मुल्क में पैदा होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।